हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इनका अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी एवं एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की हमारी क्लास हिंदी की 13वीं क्लास होगी। अब हम बिना देरी किए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। रासो साहित्य, सबसे पहले हम देखेंगे रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत वीरतापरक साहित्य, श्रृंगारपरक साहित्य और उपदेशात्मक रासो साहित्य। वीरतापरक रासो के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई महोदय ने की है और इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद्र हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि माना है। चंद्रवरदाई का जन्म 1868 ईस्वी में, कब? 1868 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इसके साथ ही हरप्रसाद शास्त्री को नानूराम भाट से चंद्र वंशावली प्राप्त हुई है, जिसमें चंद्रवरदाई के 4 पुत्रों का वर्णन है। एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अभोर नामक स्थान पर रहते हैं, चौथा पुत्र जल है। पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई को जब मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर ले जा रहा था, तब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को अपने चौथे पुत्र जल्लड़, क्या नाम था? जल्लड़ को देते हुए कहा था, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उदरीय जिम और पृथ्वीराज सुजस कवि चंद्रकृत और चंद्र नंद उद्धरीय तिम। तो अब जो है हम देखते हैं इसी के साथ ही पृथ्वीराज रासो का संस्करण। इसके कितने? 4 संस्करण हैं पृथ्वीराज रासो के। सबसे बड़ा संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ था तथा जिसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसमें 5000 पृष्ठ हैं, जो 69 समय में, कितने? 69 समय, यानी खंड कह लीजिए, में विभाजित है। इसमें 68 प्रकार के छंदों का, कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है और 16,300 छंद, कितने? 16,300 छंद हैं किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान जो हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टाड, ये 4 लोग पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं। और अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीरानंद ओझा तथा डॉक्टर वूलर और चौथे हैं मुंशी बेनी प्रसाद। 4 लोग इसको अप्रमाणिक मानते हैं, 4 लोग प्रमाणिक मानते हैं और 4 लोग अप्रमाणिक मानते हैं। अब बात करते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। पहले हैं मुनिजिन विजय, दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे हैं सुनीत कुमार चटर्जी। ये 3 लोग अर्ध प्रमाणिक मानते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को। अब हम बात करते हैं आगे हमीर रासो की। किसकी बात करते हैं? हमीर रासो की। इसके ये ग्रंथ अनुपलब्ध है। इस ग्रंथ की सूचना प्राकृत पैंगलम से मिलती है। हमीर रासो में 8 छंद मिलते हैं। कितने छंद? 8 छंद मिलते हैं। इस ग्रंथ में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के
मध्य 1300 ईस्वी के युद्धों का वर्णन है, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया है। यह रचना 1400 ईस्वी के आसपास की होगी। अब हम बात करते हैं अगली रचना खुमार रासो की। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। यह 9वीं सदी की वीरतापरक रचना है। इसमें अंगीरस वीर रस है और श्रृंगार रस गौड़ रूप में पाया गया है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमार के युद्धों का वर्णन है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इसकी मूल प्रतिलिपि पुणे महाराष्ट्र के संग्रहालय में है। इसमें 5000 छंद पाए गए। कितने? 5000 छंद। अब हम बात करते हैं परमाल रासो आलाखंड की। इसके रचयिता कवि जगनिक थे। जगनिक महोबा के शासक परिमार देव के आश्रित कवि हैं। परमाल रासो आज उपलब्ध नहीं है। इसका भाग आलाखंड है जो आज उपलब्ध है। यह वस्तुतः लोकखंड में बसे इस युद्ध काव्य को सन 1885 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधिकारी चार्ल्स इलियट, ये डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बात कही गई है, ने अनेक भाटों की सहायता से इस काव्य का संकलन कराया। बाद में इसी ग्रंथ का अनुवाद वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में किया। इसमें वे आलय खंड को पृथ्वीराज रासो का एक अंग बताते हैं। आलय खंड में 52 युद्धों का, कितने? 52 युद्ध जो हुए थे, 52 युद्धों का वर्णन है। विवाह प्रतिशोध या लूट के लिए युद्ध होता था। आलय खंड प्रायः बरसात में गाया जाने वाला गीत है। युद्धों का सजीव वर्णन आलाखंड में मिलता है। आला और उदल क्षत्रियों के बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इनका रचनाकाल 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। अब हम आगे बात करेंगे श्रृंगारपरक साहित्य में बीसलदेव रासो और संदेश रासक। बीसलदेव रासो, इसके रचयिता नरपत नाल नामक कवि हैं। मोतीलाल मेनेरिया इसकी रचना 1155 ईस्वी मानते हैं, जबकि शुक्ल जी 1212 विक्रम संवत मानते हैं। यह मूलतः गेय काव्य है। कैसा काव्य है? गेय काव्य है। माता प्रसाद गुप्त ने इस ग्रंथ को 188 छंदों में उल्लेख किया है, यही मान्य है। बीसलदेव रासो के 4 प्रमुख खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। हम देख लेते हैं उन खंडों में क्या क्या बताया गया है। प्रथम खंड में भोज परमार मालवा की पुत्री राजमती से शाक भरीश्वर के शासक बीसलदेव से विवाह की कहानी है। द्वितीय खंड में राजमती से रूठकर बीसलदेव का उड़ीसा जाना वर्णित है। तृतीय खंड, इस खंड में राजमती का वीर्य वर्णन है। चतुर्थ खंड, इसमें पुनर्मिलन होता है। भोज परमार की पुत्री राजमती का मायके यानी मालवा जाना और उड़ीसा से बीसलदेव का लौटना, फिर राजमती के मायके जाना। इसका जो रस है वो श्रृंगार रस है, प्रधान रस, और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। श्रृंगार में संयोग और वियोग का विशद वर्णन मिलता है। बीसलदेव रासों में 12 मासे का प्रयोग पहली बार किया गया है। बीसलदेव में किसका? 12 मासा का प्रयोग पहली बार किया गया है। अब हम आगे बात करते हैं संदेश रासक की। संदेश रासक 1143 ईस्वी के आसपास का है। इसके रचयिता अब्दुल रहमान हैं। इसमें एक पोषित पतिका वीरांगनी द्वारा अपने परदेसी पति के पास संदेश यानी संवाद भिजवाने की ललित कथा वर्णित है। उपदेश रसायन की बात करते हैं। उपदेश रसायन 1134 ईस्वी, इसके रचयिता जिनदत्त सूर्य हैं। ये जैन धर्मोपदेश के लिए लिखी गई है। इसमें कुल 32 छंद हैं। कितने छंद हैं? 32 छंद हैं तथा कोई कथा
नहीं है। अगला देखते हैं चंदन वाला रास। चंदन वाला रास 1200 ईस्वी के लगभग लिखी गई है। इसके रचयिता कवि आसगु हैं। इसमें चंदन वाला की धार्मिक कथा का वर्णन है। अब हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य की। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य में स्वयंभू, ये मूलतः कर्नाटक प्रदेश के निवासी थे। इनका जन्म 783 ईस्वी के आसपास हुआ था। इन्हें जो उपाधियां प्राप्त थीं वो थी कविराज चक्रवर्ती और दूसरी छंद चूड़ामणि। इनकी रचनाएं हैं पौमचर्यु, और दूसरी है ऋक्षणेम चर्यु और तीसरी है स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में 5 खंडों का वर्णन है तथा इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। और ऋक्षणेम चर्यु कहीं कहीं हरिवंश पुराण के नाम से मिलती है। इस ग्रंथ में कृष्ण के जन्म, बाल लीला व विवाह का वर्णन मिलता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं हेमचंद्र की। इनका आविर्भाव काल संवत 1145 माना गया है। ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समय विद्यमान थे। इनको लोग कलकाली सर्वज्ञ भी कहते थे। बाद में ये सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहने लगे थे। इनकी रचनाएं हेमचंद्र शब्दानुशासन नामक एक बहुत बृहद व्याकरण ग्रंथ की है जिसकी रचना की थी इन्होंने। इसके अतिरिक्त 63 शलाका पुरुषाचरिता तथा देसी नाम माला कोश आदि इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश में ही मिलती हैं। एक अन्य रचना कुमारपाल चरित प्राकृत में इन्होंने लिखी है। अब हम बात करते हैं पुष्यदंत की। ये पहले शैव थे, बाद में जैन धर्म में दीक्षित हुए। इनका आविर्भाव 10वीं शताब्दी माना गया है। ये अत्यधिक स्वाभिमानी, महान विद्वान, भाषाविद, प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनको जो उपाधियां प्राप्त थीं, अभिमान मेरु, कवि पिंगल, कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर, ये इनकी उपाधियां थीं। इनकी रचनाएं महापुराण, लय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। महापुराण, इसमें 63 जैन महापुरुषों, कितने महापुराण में 63 महापुरुषों या तीर्थकारों के जीवन चरित्र की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20,000 पदों का वर्णन है। कितने? 20,000 पदों, 20,000 पदों का वर्णन मिलता है। हम बात करते हैं लय कुमार चर्यु। इस ग्रंथ में विवाह के उपरांत पंचमी व्रत श्रवण कथा का वर्णन किया गया है। और जसहर चर्यु, इसमें हिंसा के दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरप्पा, सबरपा, लोईप्पा, डोंबिपा, कड़प्पा। तो सरप्पा की बात करते हैं सबसे पहले। ये सरयपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। कौन कौन से नाम हैं? सरयपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, है ना। इनका समय राहुल संकृत्यायन के अनुसार 669 ईस्वी है। ये नालंदा के छात्र और शिक्षक दोनों थे। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 32 ग्रंथ, जिनमें सब मिलाकर दोहा कोश प्रसिद्ध है। ये सहज मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। सरप्पा शास्त्र ज्ञान का विरोध करते हैं। सरप्पा शास्त्र ज्ञान का विरोध करते हैं और सहज ज्ञान को महत्व देते हैं। शास्त्रवाद से हटकर
लोकवाद की ओर उन्मुख हैं। सरप्पा की भाषा हिंदी है। यह तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है, कहीं कहीं अपभ्रंश मिल जाता है। ये हिंदी साहित्य और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं। अब हम बात करते हैं सबरपा की। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरप्पा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सी पुस्तक? चर्यापद। किनकी? सबरपा की। चर्यापद में सिद्धों के आचरणों के विषय में लिखा गया है। किनके? सिद्धों के आचरण के विषय में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं लुइप्पा की। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। सबरपा ने अपना शिष्य बनाया था। 184 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना विद्यमान है। अब हम बात करते हैं डोम्बिपा की। मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। कहाँ? मगध के क्षत्रिय वंश में। इनके गुरु विरूपा थे। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्ब गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं कडप्पा की। कडप्पा, इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरों को अपना गुरु बनाया था। इनके द्वारा रचित 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। कितने? 74 ग्रंथ। जिनमें 6 ग्रंथ ऐसे हैं जो अपभ्रंश में हैं। इनकी पुस्तक का नाम दोहाकोश प्रमोद चंद्र बा से प्रकाशित है। अब हम बात करते हैं नाथ साहित्य की। नाथ साहित्य में गोरखनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, सत्यनाथ और चरपटीनाथ। नाथ साहित्य नाथ संप्रदाय ने जीवन को वज्रयानी तंत्र और कर्मकांड से मुक्त कर सहज दिशा ले जाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म महायान वज्रयान धाराओं से प्रभावित होते हुए नाथ संप्रदाय में बदल गया। नाथ पंथ शैव मत की गोद में पला, इसीलिए इसका दर्शन भी शैव दर्शन है। नाथ साहित्य में हठ योग की प्रधानता है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिनमें शिव आदिनाथ हैं और मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ तथा गोरखनाथ ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन लोगों ने ईश्वर में आस्था प्रकट की है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया तथा संयम पूर्ण जीवन पर बल दिया है। नाथ साहित्य। अब हम बात करते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत विद्यापति का साहित्य, जिसमें कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। तो विद्यापति जी, इनका जन्म दरभंगा बिहार के विस्पी नामक गांव में हुआ था और इनका जन्म 1350 से 1460 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ये जात के ब्राह्मण तथा गणपत ठाकुर थे। ये राजा शिव सिंह लाखिया देवी मिथिला के दरबार में रहते थे। इनकी उपाधियां थीं मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि, राजा पंडित, नौकरी आदि ये इनकी उपाधियां थीं। अब इनकी रचनाएं हम देखते हैं। कीर्तिलता। विद्यापति की रचनाओं की संख्या 16 है, जिनमें 13 संस्कृत की और 3 हिंदी की हैं। वो 3 हिंदी की कौन कौन सी हैं आपके सामने हैं? कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। कीर्तिलता, विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कीर्ति सिंह के स्वर के बारे में लिखा गया। ये वस्तुतः एक खंड काव्य है। कौन सा काव्य? कीर्तिलता खंड काव्य। खंड काव्य। ये 4 पल्लवों में विभक्त है और कृति का आरंभ श्रृंग श्रृंगी संवाद से होता है। इसका अंगीकार रस वीर रस है। इसमें जौनपुर शहर का विशद वर्णन किया गया है। किस शहर का? जौनपुर शहर का वर्णन। अब हम बात करते हैं कीर्ति पताका। यह अनुपलब्ध है।
इसकी खंडित प्रतियां मिली हैं। कीर्त पताका में अपने आश्रयदाता शिव सिंह के शौर्य का ओजस्वी वर्णन किया गया है। कीर्तिलता और कीर्त पताका ये दोनों अवट में हैं। ये दोनों रचनाएं अवट में हैं। अब हम बात करते हैं पदावली की। पदावली हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। इसके पहले जयदेव की गीत गोविंद, संस्कृत हालकृत गाथा सप्तशती, चंडीदास ये बंगाल आज से प्रेरित रचना पदावली है। किससे? गीत गोविंद और हालकृत सप्तशती चंडीदासकृत, इन रचनाओं से प्रेरित पदावली है। इसमें श्रृंगार और भक्ति के भाषा मिले हुए हैं। पदावली का मुख्य विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। विद्यापति शैव थे, इनकी शिव भक्ति की प्रशंसा की जाती है। पदावली की भाषा कैसी है? मैथिली है। पदावली की भाषा मैथिली है। कीर्तलता और कीर्त पताका ये अवट में है। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के साहित्य की। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। इनका जन्म स्थान पटियाली गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश माना जाता है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले वे प्रथम कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। कितनी? 100, जिनमें अब केवल 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। खुसरो चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो की रचनाओं का प्रथम संकलन जवाहरे खुशबरी नाम से मौलाना रशीद अहमद ने 1916 ईस्वी में किया था। कहाँ से? अलीगढ़ से किया था। इनकी भाषा पहले प्रकार की भाषा ब्रज, गजल गीत दो ही लिखे। द्वितीय प्रकार की भाषा खड़ी बोली, जिनमें पहलियाँ और मुकरियाँ लिखी हैं। खुसरो की हिंदी कविता संपादक ब्रजरत्न दास ने 1922 ईस्वी में की। यह पुस्तक नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। मैं हिंदुस्तान की तूती, तूती माने प्रवक्ता हूँ। मुझसे जो पूछना हो हिंदी में पूछो। ये खुसरो महोदय की पंक्तियाँ हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको कक्षा अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।